अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और सनात मलिक। आज हम बात करेंगे कि जो मुकदमात हैं वो किस तरह के फ़िक्स हो रहे हैं और किस किस बेंच के सामने हो रहे हैं। और दूसरी एक और बात कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा बनाम सदर पाकिस्तान जो रेफरेंस केस था उसमें पहले जो कुछ हुआ और जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर अब हुकूमत की तरफ से भी दो मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल कुछ कह रहे हैं और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम कुछ कह रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं और थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि जो अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी हुई है वहाँ पे क्या कुछ होगा। और कई दिन से मेरे जहन में एक सवाल कुल बुला रहा था कि हम देखते हैं कि अमूमन जब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क से बाहर जाता है तो जो सीनियर प्यूने जज होते हैं वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस बनते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इस तरह से है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा सीनियर प्यूने जज हैं और अगर जस्टिस उमरता बंदयाल मुल्क से बाहर जाते हैं तो उस दौरान में वो चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस होंगे। आया वो हो भी पाएंगे और उमरता बंदयाल साहब बैरून मुल्क जाएंगे भी। नासिर साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो वो बनेंगे ना, उनका जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कहीं भी जाएं तो वो चीफ जस्टिस हैं। हाँ। लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो काजी फैज़ ईसा साहब बीइंग अ सीनियर प्यूने जज वो बनेंगे चीफ जस्टिस। हाँ। तो लेकिन ये है कि जो वो जाएंगे, हाँ। असल क्वेश्चन तो ये है कि वो जाएंगे। अच्छा, तो अब मुझे क्या पता वो कब जाएंगे। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि वो वैसे जाएंगे? यार मुझे क्या पता कि वो जाएंगे, ये उनके रोस्टर मतलब आइटनरी उन्होंने उनके सेक्रेटरी ने या उन्होंने डिसाइड करनी है ना, मैं तो नहीं हूँ। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। असनाद मतलब हम जो देखते हैं और सुनते भी हैं वो यही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो जितने मुकदमात फ़िक्स करने हैं, बेंचेस की तश्कील, किस बेंच के सामने कौन सा मुकदमा लगना है तो और कब का कौन सा वाला, तो इसमें कोई हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्मिटी है, कोई पॉलिसी है कि कौन सा किन किन जज साहिबान के पास किस किस्म के केसेस लगने चाहिए, या किसी भी जज के सामने किसी भी किस्म का केस कितना भी पुराना हो वो लग जाए? मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस का डिस्क्रिशनरी इख्तियार ही है पाकिस्तान में कि किसी किस्म का, और वो जिसको चाहे मर्जी केस ही ना दे। मेरा तो ख्याल है कि वो किसी को अगर बेंच में बिठाया ही नहीं तो वो मेरा ख्याल है वो भी कर सकता है। और ये जो केस की फिक्सेशन और बेंच की कंपोजिशन, ये इतना बड़ा इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि है ही सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट आप कहें तो एक जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाकी आप जो मर्जी करें। आपने देखा नहीं साकिब निसार साहब ने अपने 4-5 लाइक माइंडेड जजेस को बिठा के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया और केसेस में उन्होंने फैसले जो मनपसंद थे करवाए, जो उनकी ज़हन में थे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम लगता है वो वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने केसेस को उस तरह, एक केस उन्होंने हुदैबिया वाला चेंज किया, वहाँ जैसे काजी फैज़ा और मुशीर आलम और मज़हर आलम ये खेल, उन्होंने वो अपील जो है वो हुआ। फिर वो जो पेशावर के अंदर हुआ था जब जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फैज़ ईसा और साकिब निसार साहब का बेंच था, वो उन्होंने वहीं बैठे बैठे बेंच तोड़ दिया था। ये बात है, मेरा ख्याल है कि ये अब डिबेट तो बहुत ज़्यादा गुलजार साहब के टाइम से ही हो गई थी कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इन पे बात होनी चाहिए, कम से कम स्ट्रक्चरल चीज़ें। और ये फ़ायदा है जो लोग ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से कि जी वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो ये डिबेट शुरू कराएं सारी के चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे, बेंचेस की कंपोजिशन और केस की फिक्सेशन के हवाले से कम 3 जजेस की एक कमेटी हो और वो करे। अब ये देखें कयूम साहब, कुछ ऐसे जजेस हैं जैसे मकबूल बाकर हैं या तो ऐसे केसेस अब वो तीसरे नंबर पे हैं, जैसे काजी फैज़ दूसरे नंबर पे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर में उनको गुलजार साहब ने नहीं बिठाया। उन्होंने इवन कहते हैं कि सबसे करीब मकबूल बाकर साहब थे उनके जो सिंध हाई कोर्ट में, सबसे जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस की पॉलिटिक्स थी, मुशीर साहब की और गुलजार साहब की जो ग्रुपिंग थी, उनके मुशीर साहब के करीब फैसल अरब और एक दो जजेस थे, और गुलजार साहब और अलग बाकर साहब का था। इवन गुलजार साहब ने कहा कि जी अगर बाकर साहब वोट नहीं लेते सिंध हाई कोर्ट में, मैं भी नहीं लेता। लेकिन यहाँ देखें तलख सियासत बड़ी मतलब हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से बाकर साहब को उन्होंने नहीं उस तरह उन्होंने किसी मामले में उस तरह से इंपॉर्टेंट केसेस नहीं मिलते रहे, सुनी, और उसकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, मामलात हो सकते हैं, हर एक इंसान है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सवाल आ गया है, वो नासिर साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो होता है, चीफ जस्टिस की बैरून मुल्क मौजूदगी में,
तो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस का भी पास वही इख्तियारात होते हैं जो कि चीफ जस्टिस के पास होते हैं। मसलन रोस्टर, अगर एक चीफ जस्टिस 15 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो जजेस का रोस्टर जारी करना, केसेस की फिक्सेशन के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो वही एक्सरसाइज करता है। देखें कयूम साहब, पहली बात तो ये है कि जब चीफ जस्टिस बाहर जाता है, अगर तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहा है तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम अमूमन ये एक रूटीन है कि वो करके ही जाता है। लेकिन अगर वो लंबे अरसे के लिए जा रहा है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार हैं, वो कर सकता है। लेकिन कयूम साहब, बात पता क्या है, वही है कि जजेस आर इक्वल बट चीफ जस्टिस इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ये कहा जाता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे पावर्स उसी के पास हैं और वो चाहे सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जिस तरह चाहे चला सके, जो मर्ज़ी केस किसी के पास लगा दे। और लेकिन बात है कि कयूम साहब ने पहले भी ये बात कही थी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अहम केसेस हैं उसमें जो जस्टिस खोसर साहब का जो कॉइन उन्होंने किया था, आइडिया वो बड़ा ज़बरदस्त है कि सीनियर 5 जजेस जो हैं, वो जो सीनियरिटी में 5 जजेस हैं, उनके सामने टेकअप होना चाहिए। बेंच 5 मेंबर का लगे, वो इम्पोर्टेंट केस उनके सामने लगे। ये ना हो कि 2 मरले 2.5 मरले शुफा के केसेस जो हैं वो आप सीनियर जज के सामने लगा दें और जो है वो बाकी सारे चौथे नंबर पे जो है वो सारे आज खुद नोटिस भेज दिए जाएं। आइडियली तो यही है कि ऐसा ही होना चाहिए कि 5 मेंबर बेंच के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अच्छा नासिर साहब, इसका मतलब लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाह रहा था। सवाल बड़ा जोर क्या है, बस लंबी बात नहीं करूँगा। जो आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है, उसकी जो डिबेट है वो अभी से शुरू नहीं हुई। वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब है, वो उससे पहले भी अफजल जुल्ला साहब। लेकिन बात जैसे कि अगर आप 184(3) का चीफ जस्टिस से इख्तियार ले लेंगे तो फिर नहीं, हम बेंच की बात नासिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास है। अगर चीफ जस्टिस सारी 15 दिन की कॉज लिस्ट भी जारी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, फाइनल कॉज लिस्ट ये वो, लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस सप्लीमेंट्री कोई केस लगा सकते। मसलन मैं एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि जनाब उमरता बंदयाल साहब उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे 5-7 दिन लगते हैं उनको उम्रा अदायगी और ये इधर ज़ियारात और वो सारा कुछ करते हैं, या पेरिस जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, कोई जुडिशल कॉन्फ्रेंस कहीं चले जाते हैं। तो उस दौर में जो है वो काजी फ़ाइसा साहब को साथ लेके जाएंगे या उनको यहीं पर काजी साहब यहीं रहेंगे और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ ले लेंगे। और फिर वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है वो कोई एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी करते हैं जिसके अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, इंटरनमेंट सेंटर का और ये सारे केसेस बना के एक बेंच बना देते हैं और अगले दिन अपने पास लगा लेते हैं। तो ये कर सकता है वैसे। देखिए, पहली बात ये है कि कयूम साहब ज़रा ये बात सोच लें कि वो जो इंटरमेंट सेंटर का केस है ना, वो 5 मेंबर बेंच के सामने लगा था और उसमें चीफ जस्टिस को हेड कर रहे थे। कोई भी चीफ जस्टिस होगा वो ही हेड करेगा और जो एक कम होगा वो सीनियर जज उसमें आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई चीफ साहब का बाहर जस्टिस जो है बाहर है, हम अज्यूम करते हैं कि वो बाहर हैं, ठीक है। चलें, ये तो इंटरमेंट सेंटर का हो गया हाँ, कि चीफ जस्टिस का उस बेंच में होना जरूरी है क्योंकि चीफ जस्टिस ने सुना हुआ था। बात तो सुन लेना, चीफ जस्टिस साहब बाहर हैं और कोई अहम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ गया तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। मीटिंग नहीं होती हमारे दफातर में, मीटिंग कर सकते हैं कि यार ये मैटर किसको जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो चाहें तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके किसी भी जज के सामने या खुद भी अपने सामने लगा सकते हैं। अथॉरिटी उनके पास मतलब है कि चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। यूं साहब, हम बहुत ज़्यादा हिपोथेसिस में जा रहे हैं और हमारी बहुत ज़्यादा वैसी एक सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। देखें, ये असूल हम बात कर रहे हैं और मामलात कीजिए, हमारी कहीं ऐसा ना हो कि डिबेट सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइसा तक ही रह जाए। वो नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ यार, हम तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात और उसको स्ट्रक्चर करने के हवाले से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, आप कह रहे हैं कि वो एक्टिंग थे जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जब गुलजार साहब गए थे अमेरिका गए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वो सुना अमेरिका गए हैं। अमेरिका गए हैं वो। वैसे यहाँ अब देखें ना, सोशल मीडिया में ये लम्हा फिक्रिया है, ये जजेस के लिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब वो फैसले करें और लोगों को सताएंगे तो फिर यही होगा। अब उनके हवाले से ये कंपेन शुरू हो गई कि वो जी बच्चों समेत सारे शिफ्ट हो गए अमेरिका। हालांकि ये गलत खबर है। वो 2 हफ्ते के लिए गए हैं, उनके ब्रदर इन लॉ बीमार हैं, उनको पूछने वहाँ गए। लेकिन ये देखें, अब रूथलेस कोई बंदा उनको जवाब
जवाब देने के लिए भी अब नहीं है। आगे आ जाए तो दूसरी तरफ आ जाए। अब ये है कि जो दूसरी बात है कि जी बेंच की कंपोजिशन और केस की, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो मैंने 8-10 सालों में देखा है, जो कंफर्ट जिसको जो लाइक माइंडेड जजेस होता है ना, इंपॉर्टेंट केस उसको दिए जाते हैं चीफ जस्टिस, या अपने पास रखता है या लाइक माइंडेड को देता है। इफ्तिखार चौधरी साहब से अगर देखें, उन्होंने जो अरसलान का केस था, सबसे जो करीबी उनके थे जवाद ख्वाजा और खिलजी आरिफ हुसैन, उनको दिए। उसके बाद आप देखें नासुल मुल्क साहब के टाइम में ये चीज़ें नहीं रही, टाइम भी थोड़ा था, ये फिर आया साकिब साहब का टाइम, उन्होंने तो माशाल्लाह बिल्कुल धड़ेबाजी शुरू कर दी ना, मतलब 4-4 बंदे और जो थे वो फिर वो पिकनिक पे भी इकट्ठे जाते थे और वो सारा मामला, वो उसकी क्या पूरी दास्तान है। अब भी सुने लाहौर में इकट्ठी गाड़ी में इकट्ठे पाए गए, फिर वो खुशाब ग्रुप, वो देखें वो चीज़, यही मैं कह रहा हूँ ना, अब यही हो रहा है। वो जो गाड़ी में लाहौर में इकट्ठे पाए गए वाली कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये खबर जरूर गर्दिश करती रही कि एक अहम शख्सियत की गाड़ी के अंदर जो है वो सड़कों के ऊपर फिर गाड़ी आके रुकी और फिर उसमें बैठ गया। हाँ, वो नहीं दे रहे ना, नाम नहीं दे। देखें गाड़ी, वही ये देखें, ये खबरें बहुत सी, जब तक क्रेडिबल हो, वहीं पे आ जाएं, वहीं पे आ जाएं, खबरें तो बहुत आती हैं, अभी भी आती हैं जजेस के वाले, लेकिन ऐसी बात नहीं जब तक क्रेडिबल कोई सोर्स ना। अभी ये बात है कि अब मतलब ये है कि जो हमने देखा कि 2-3 हफ्ते से बंदयाल साहब, अब इसमें ये आ रहा है कि जो बेंच नंबर 1 अब चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, बंदयाल साहब ने, अच्छा बेंच है, सैयद मंसूर अली शाह जस्टिस खुद बंदयाल साहब हैं, जैसे आयशा मलिक, हर लिहाज से। लेकिन एक बात है कि एक सूबे के आपने 3 ही, मेरे ख्याल में एक आध जज जो है ना दूसरे सूबे से भी हो जाए तो बेहतर है। वो एक मतलब चीफ जस्टिस के साथ अगर फिर भी वो पंजाबी का टैग हो और तीनों पंजाबी हो जाए, वो अच्छा मैसेज। फिर वो जितने आज खुद नोटिस केस थे वो जस्टिस इजाजुल एहसन के बेंच को मुंतकिल हो गए। वो तो वैसे मेरा ख्याल है इजाजुल एहसन साहब सबसे ज़्यादा ये भी है कि वो फाइल पढ़ के आते हैं, मेहनती हैं। हमने देखा है पनामा लीक्स के बाद जितने भी अगर सो मोटो और 184(3) के अगर मैटर देखें, 80% उनके पास ही लगे हैं, चाहे वो नासिर साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ही सिर्फ मेहनती जज हैं। नहीं, मैं देखें सारे जजेस मेहनती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी आप जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के बेंच में बैठे हैं, वो मैटर डिसाइड करके उठते हैं, और जितने भी केसेस होते हैं वो बात वही है, पढ़ के आते हैं, पढ़ के तो सारे आते हैं, चाहे रूडा का केस हो, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ना, और उसके अंदर से आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, एडवोकेट जनरल ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और कहा कि जजमेंट सस्पेंड करने की कोई रीज़न नहीं है। कयूम साहब फाइनल डिसीजन नहीं है ना अभी तो उन्होंने सुननी है, नहीं तो कोई तो अर्जेंसी बताई जाती ना। बात ये है कि आप ये भी देखें ना, ये हमारे यहाँ फुकदान है रिसर्च की, ये कोई रिसर्च ही नहीं की जाती कि जो 5 सालों में सो मोटो 184(3) में कौन कौन से जजेस बैठे, कितने इग्नोर किए गए डिस्पाइट देयर सीनियरिटी, कितने ये चीज़ें। फिर ये है कि कितने जो है वो प्रो गवर्नमेंट है, कितनों ने पब्लिक के हक में, पीपल्स, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका एक इंटरप्रिटेशन जो जिस भी मामले में होती है वो ये होता है कि वो देखते हैं कि पीपल को कैसे रिलीफ हो। चले आप गुलजार साहब की तरह सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है बढ़ेगी अगर आप आम आदमी के लिए 184(3) को इन्वोक करेंगे। बाकी जो है ना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में आए, अपील में आए, जो मर्जी जिस मर्जी में आए, लेकिन आम आदमी के लिए 184(3) इस्तेमाल करें, बस, उसके अलावा नहीं। एक करप्ट हुक्मरान आ गया और अवाम तंग है, फिर क्या करें? मैं कह रहा हूँ अवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व करें ना। यही तो लॉजिक डिक्टेटर भी देते थे कि जी वो मुल्क में करप्शन थी और हम आ गए। अब यही अगर लॉजिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देंगे और हम 184(3) का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फिर वो भी लॉजिक और उनकी। और बहुत शुक्रिया, आपका अंधेरा हो गया। और 184(3) में पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है और पब्लिक एट लार्ज का इफेक्ट हो रहा है। कौन सा भाई हुकूमत में क्या कर रही है वो जो अटॉर्नी जनरल साहब का? ओ हाँ, वो भूल गए यार, वो ये नासिर साहब और हसना साहब जो जल्दी आप जो है ना वो इस बात को बता दीजिए कि ये जो क्रिएटिव रिव्यू क्योर से है ना, क्यूरेटिव रिव्यू जो है उसमें फ़रोग नसीम साहब किसी और कश्ती के सवार हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो किसी और पतवार के शाह सवारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों है नासिर साहब आपके ख्याल में? देखें, आपको अच्छी तरह पता है कि अटॉर्नी जनरल साहब और वो पहले दिन से इसके लिए तैयार नहीं थे। पहली बात तो कि मैं एक लाइन दे दूँ, आपने कहा लंबी बात नहीं करनी। क्यूरेटिव रिव्यू आम आदमी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, गवर्नमेंट को रिलीफ देने के लिए नहीं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिलीफ देने के लिए नहीं। गवर्नमेंट के कोई फंडामेंटल राइट्स हाँ नहीं, गवर्नमेंट के फंडामेंटल राइट्स होते या नहीं, लेकिन क्यूरेटिव रिव्यू के लिए नहीं होते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बज़ाहिर जो हमारी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंक्लाइन है कि क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लिया जाए, लेकिन इसमें लॉ मिनिस्टर साहब रिलेक्टेंट हैं।
अब ये मुझे नहीं पता कि वो वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेहतर यही है कि लेके ये मामला ख़त्म होना चाहिए। ये एनफ इज़ खत्म एनफ। होना चाहिए। हाँ जी, मेरा ख्याल आपके है- ख्याल में क्यों है जी डिफरेंस? मेरा ख्याल है और कि- फिर हम अली जफर नहीं, वो- एडवोकेट जो है उनको देखते हैं तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है अटॉर्नी जनरल के बहुत करीब है। नहीं, अटॉर्नी जनरल तो यही कह रहे हैं कि भाई ये क्रिएटिव रिव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है, हुकूमत का अब काम खत्म हो गया है, आप जजेस जाने जजेस, मतलब हमारा कोई नहीं। और मेरी जो इतला है वो है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉ मिनिस्टर को कहा कि आपने कोई इकदाम नहीं करना विदाउट माई अप्रूवल किसी भी इस मैटर में, यानी लेकिन वो विड्रॉल नहीं होनी, उसमें अब बहुत सी बातें हैं यहाँ नहीं हो सकती, उसमें बहुत से और फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, इंटरनल अफसर कि कौन कि क्रिएटिव रिव्यू हुकूमत कर ले। और मतलब मैं अब ज़्यादा सुना है वो जो आप कर रहे हैं उसमें फ़रोग नसीम साहब यूं करके यूं करते हैं। नहीं, उसके अलावा भी सर देखें, उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि काजी साहब को जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें ज़्यादा मसला है, हमसे ज़्यादा उनका, तो वहाँ जो इंटरनल सियासत है ना उसको इग्नोर ना करें सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा। साहब आप एवन फील्ड पे आ जाएं। एवन फील्ड पे अभी आ बाकी जाते हैं। एक हफ्ता जो अब- सुना है चला है वो बड़ा स्मूथली चला है, इतलात ये आ रही है नासिर साहब के पास भी कि कोई ऐसी किस्म की चलें, ये हफ्ता बड़ा स्मूथली चला है जी। और सुप्रीम इस कोर्ट हफ्ते के शुरू में जब ओथ टेकिंग हुई थी, उस ओथ टेकिंग के दिन जस्टिस काजी फ़ाइसा जो है उन्होंने एक मरतबा फिर अपने असासों में इजाफा, इनकम टैक्स की डिटेल, जायदादों की तफसीलात जो हैं वो पब्लिक की थी। और उसके बाद से अब तक काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जजेस समेत जो ये कहते हैं कि सच तक पहुंचना ज़रूरी है, उनमें से किसी भी जज साहब ने अभी तक अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।